बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एज वी ऑल नो डेट कि इस बार सीबीएसई के अनुसार 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है। सो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है जिसके वजह से आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार बनेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा और एक अच्छा स्कोरिंग इनहेंस कर सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, एक केस बेस्ड स्टडी का पैराग्राफ दे रखा है। वीडियो को पॉज करो और इसको रीड करो। ट्वाइस रीड करना है, 2 बार रीड करना है। ठीक है, पॉज करो, करो पॉज और रीड करो जल्दी फटाफट। कर लिया रीड? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछना। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज ओजोन फॉर्म इन द एटमोस्फेयर। तो ओजोन एटमोस्फेयर में कैसे बनता है? तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन होता है। और भी गैस होता है पर ऑक्सीजन भी तो होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन होता है तो यूवी रेज जो आ रहा होता है सन से, सूरज से, वो ऑक्सीजन को क्या करता है? तोड़ देता है। ओ प्लस ओ में तोड़ देता है। अब ये जो ओ प्लस ओ है, ठीक है, एक ऑक्सीजन, अब मान लो ये O2 है तो और भी तो ऑक्सीजन होंगे O2 के, तो ये ऑक्सीजन का जो सिंगल सिंगल एटम है ना, ये हमारा, ये जाके O2 के साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है O3। तो बन गया ना ओजोन। तो यही तो होता है ओजोन। तो मेन रीजन है यूवी रेज की वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटते हैं। जब मॉलिक्यूल टूटेंगे तो एटम में कन्वर्ट होंगे ऑक्सीजन, ओ और ओ में। ठीक है, और वो ओ और ओ किसी O2 में जुड़ जाता है O3 बनने के लिए और बन जाता है क्या? ओजोन। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, व्हाट डैमेजेस ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन डैमेज करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फ्री रेडिकल या ऑल ऑफ देम? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। सी पार्ट में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय द वर्ल्ड टू रिड्यूस ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? कोयोटो प्रोटोकॉल। कोयोटो प्रोटोकॉल हुआ था। डी पार्ट पूछा, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज डिप्लेटिंग। कौन से लेयर में होता है ओजोन? तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। समझ में आया? तो बारी है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही काम, वीडियो पॉज करो और इसे 2 बार रीड करो। कम से कम 2 बार तो रीड करना ही करना है। करो पॉज, करो रीड। ओके, कर लिया रीड? तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्कुटल। सर्किट में क्या होता है करंट के साथ शॉर्ट सर्किट के टाइम पे? रिड्यूस सब्सटेंसिवली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैविली या वेरी कंटिन्यूसली। घटता है, चेंज नहीं होता, या टाइम टाइम पे चेंज होता है, या फिर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जब कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जब कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। क्यों कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा? क्योंकि हमें ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो V बाय आई क्या हो जाएगा? आर के बराबर। तो देखो इनवर्स रिलेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस घट रहा है तो मतलब जल्दी पिघल रहा है, और जल्दी पिघल रहा है तो रेजिस्टेंस कम हुआ था यानी करंट ज्यादा हुआ, तो इंक्रीज हेवनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर comes in direct contact with each other. What may be the reason behind this? तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे कांटेक्ट में कैसे आ जाता है? पहला रीजन दे रखा है, फॉल्टी सर्किट वायर इंसुलेशन, लूज वायर कनेक्शन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फॉल्टी अप्लायंस वायरिंग, वायरिंग कैसे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसुलेशन अगर उसका अच्छा नहीं है तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो आंसर फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाट इज अ फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक टाइप का क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, जो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इसको डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना, बुकिश लैंग्वेज यूज करना ज्यादातर। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन जितना ज्यादा यूज करोगे उतने फायदे में रहोगे। फिर कह रहा है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो फ्यूज पिघल रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये प्रिंसिपल हो गया इसका। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, टू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस हाउ अ फ्यूज इज कनेक्टेड। फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है? तो फ्यूज हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर समहाउ या किसी भी वजह से
हमारा लाइव वायर अगर कनेक्ट हो जाए किसके साथ, न्यूट्रल वायर के साथ, तो करंट वहां पे स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा सर्किट, तो करंट हमारा फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, बाकी अप्लायंस हमारे बच जाएंगे शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो ये था इसका आंसर। इसको अच्छे से आप पैराग्राफ में लिखना, तभी मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर से पॉज करो और इसको रीड करो, एटलीस्ट 2 बार तो रीड करो ही। चलो करो रीड स्टार्ट। कर लिया रीड? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन ऑफ फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन 2020 एज कंपेयर टू 2019। तो फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव क्यों हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी में? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, रिडक्शन इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। हाँ, कोरोना आया था तो कम हो गया था ये चीजें। पीपल ज्यादातर टाइम घर पे स्पेंड कर रहे थे, दोनों काम हो रहा था, यानी इसका हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। एसआई यूनिट किसका है? वॉट। तो पावर का है, पावर। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम इन द टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हैव बीन कंज्यूम्ड। एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू में 10⁻⁶। आंसर सी। आंसर सी नहीं, डी होगा, क्योंकि ये वॉट है, यहाँ पे जूल चाहिए हमें, तो आंसर डी हो जाएगा। 3.6 इंटू में 10⁻⁶ जूल। ओके, समझ में आ रहा है, डी पार्ट होगा इसका। यानी यूनिट का भी ध्यान देना। देख लो कैसे क्वेश्चन घुमा रहे हैं, जूल वॉट दे दिया और यहाँ भी दे दिया जूल, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी पार्ट। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? ए इक्वल्स टू पी इंटू बे टी, ये वाला फॉर्म। अब इसी फॉर्म क्वेश्चन फिफ्थ में पूछ लिया है आपका यही फॉर्मूले के रिलेटेड क्वेश्चन। ए इक्वल्स टू पी इंटू टी के रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है किलो वॉट में दे रखा है 4 किलोवाट का है इलेक्ट्रिक हीटर, 220 वोल्ट से कनेक्ट है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, 2 घंटे में एनर्जी कितना निकलेगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी इंटू में टी। पावर होना चाहिए किलोवाट में, ऑलरेडी है किलोवाट, 4 किलोवाट है, इंटू में कर देंगे टाइम, टाइम है 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा 8 किलोवाट आवर, या कह सकते हो 8 यूनिट। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। पॉज करने की जरूरत नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार तुम्हें कोई केस बेस्ड स्टडी नहीं दिया। क्वेश्चन में लिखा है विच नेचुरल फिनोमिना इज बीइंग शोन हेयर। कौन सा नेचुरल फिनोमिना है? देखो, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो दोनों किस में होता है, और डिस्पर्जन भी हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये है एक टाइप से रेनबो बनना, रेनबो फॉर्मेशन, बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर दिस फिनोमिना, यानी रेनबो फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा फिनोमिना इनमें जरूरी है। द सन शुड बी बिहाइंड अस, सन हमारे पीछे होना चाहिए, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव रेन एंड द सन शुड बी प्रेजेंट, बारिश के बाद सूरज का निकलना जरूरी है। तीसरा है नन ऑफ ए एंड बी, दोनों ही नहीं होगा, बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इट शुड हैव रेन एंड द सन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म शो। डिस्पर्जन जो होता है ये क्या शो करता है हमें? स्पेक्ट्रम, टिंडल इफेक्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डिलेड सनसेट। स्पेक्ट्रम 7 बैंड ऑफ कलर्स बनते हैं। वो कलर कौन कौन से होते हैं? विवग्योर, विवग्योर, याद रखना ये बात। ठीक है। इसमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो विवग्योर यानी वॉयलेट से रेड में वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है, और रेड से वॉयलेट में फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से डेविएशन वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है वॉयलेट, इसलिए रेनबो में नीचे की तरफ वॉयलेट होता है, रेड ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम वाइल व्हाइट लाइट पासिस थ्रू लाइट, बट अ ग्लास स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्पेक्ट्रम वाइल। तो ग्लास स्लैब में कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता, लेकिन ग्लास प्रिज्म में बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम जानते हैं ग्लास प्रिज्म कैसा होता है, सॉरी ग्लास स्लैब कैसा होता है, ऐसा होता है। ग्लास प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो इसमें जो फेस सरफेस होता है ना इनका, एक दूसरे के पैरेलल होता है, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल ना होने की वजह से यहाँ सारे लाइट क्या होता है? डेविएट होता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? पैरेलल होने की वजह से
कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इसमें स्पेक्ट्रम नहीं बनता, इसमें बन जाता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट डेविएट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अगर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में अगर हम लाइट पास करते हैं तो डेविएट क्यों होता है 7 रंगों में? तो सबसे मेन रीजन है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का होता है सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ऊपर रहता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट का, इसलिए सबसे नीचे रहता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, हमें व्हाइट लाइट डेविएट होता हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। पॉज करो और पढ़ो इसको जल्दी 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 फास्ट। कर लिया पॉज? ओके, हो गई रीडिंग? रीडिंग कर लिया तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दिस पिक्चर शो। पिक्चर कैसे शो कर रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ही कर रहा है, आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, तो इस मिरर के हेल्प से पता चल रहा होगा आपको कि ये जो रे है इंसिडेंट रे है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक दूसरे के बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर देखो नीचे ये दो पिक्चर दे रखा है ए और बी, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बताने हैं, आंसर क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ए शो रिफ्लेक्शन, गलत। ए शो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो कर रहा है पर रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है, आंसर हो जाएगा डी। ए इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, बी इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे सरफेस पे बनता है? इरेगुलर सरफेस पे। जैसे इसमें देखो सरफेस कैसा स्मूथ नहीं है, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसमें स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ कौन सा है? पहला लॉ तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ लिख दोगे, दूसरा लॉ क्या लिखोगे? देखो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, सभी एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड लॉ, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ हो गया। सो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, फिफ्थ में क्या लिखा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो रियल इमेज कब बनता है? जब कोई लाइट आपस में क्या करे? इंटरसेक्ट करे। व्हाइट लाइट इंटरसेक्ट करता है आपस में, ठीक है, तो रियल इमेज बनता है। वर्चुअल नहीं करता इंटरसेक्ट, एक्चुअली मीट नहीं होता आपस में रेज इमेज बनाने के लिए। जब जब मीट करे तो रियल बनेगा, ना मीट करे तो वर्चुअल बनेगा। इसमें एक पूछा है विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। ऑन अ सिनेमा स्क्रीन वो रियल इमेज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन छठा क्या कह रहा है? पहले तो इसे पॉज करो और रीड करो। कर लिया रीड? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द हेटेरोएटम इन इथेनॉल। इथेनॉल में हेटेरोएटम, देखो पहले इथेनॉल बना लेते हैं। इथेनॉल होता है कैसे? CH3 CH2 OH। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो अलग दिख रहा है सबसे, तो यही हो जाएगा हेटेरोएटम, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। सेकंड पार्ट बोला विच एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। विनेगर में क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड नहीं लिखा लेकिन इथेनॉइक लिखा है, इथेनॉइक को कहते हैं एसिडिक एसिड, कॉमन नेम है एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये हमारा इथेनॉल है, ये है इथेनॉइक एसिड। इसमें हमने कॉन्क यानी कंसंट्रेशन H2SO4 ऐड किया है, इसका पानी को निकालने का काम होता है। ठीक है, पानी को अगर इवेपोरेट या कह सकते हो, इवेपोरेट नहीं कह सकते, पानी को रिमूव करना हो किसी रिएक्शन में से, हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो H2SO4 ऐड करने से वाटर अलग हो जाएगा। चलो मैंने वाटर यहाँ लिख दिया H2O। अब देखो वाटर हटा देंगे तो H यहाँ से, एक O यहाँ से हटा दिया और एक H यहाँ से हटा दिया, तो बचा क्या? बचा क्या? CH3 C+C2H5, और यही बन गया एस्टर। इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। इथेनॉल के मॉलिक्यूल, ये रहा इथेनॉल, आपको इसके स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन कितने हैं? दो, दो कार्बन। सॉरी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो दो कार्बन बना लिया। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 5। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देख रहे, ये रहा इथेनॉल, ये आपका 5 हाइड्रोजन, 3 यहाँ लगा दिया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ बनता है, ये बन गया इथेनॉल। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। अल्कोहल कंज्यूम करने से कैसे हार्मफुल इफेक्ट करेगा? जैसे आपने देखा होगा बेवड़ों को कैसे करते हैं, उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है?
स्लो डाउन हो जाता है उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस, अफेक्ट हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिफिकल्टी हो जाती है उसको कोऑर्डिनेशन करने में, मेंटल कंफ्यूजन रहता है, ड्रॉनेसनेस होता है, ठीक है, इनहिबिशन और फाइनली स्टूपिड स्टूपिड वाली हरकतें करते हैं, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमिंग अल्कोहल का। बारी है आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। चलो रीड करो फटाफट। कर लिया रीड? पॉज करके रीड करना है आपको। पॉज कर लिया, रीड कर लिया, ओके स्टार्ट करते हैं आंसर करना, सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू को रेड में कौन बदलेगा? एक्वस HCl बदलेगा, ना कि ड्राई। एक्वस बदलता है, आंसर हो जाएगा बी। फिनोफ्थिलीन इज येलो इन एसिडिक। नहीं, येलो तो नहीं होता एसिडिक में, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। एसिडिक में कलरलेस रहता है, पिंक हो जाता है बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नाउ मिथाइल ऑरेंज डैश इन HCl। अच्छा एक बात बता दूं, मिथाइल ऑरेंज के केस में इसको ऐसे याद कर लो, ऑरेंज ऑरेंज कैसे बनता है? रेड प्लस येलो से, और यहाँ लगा दो AB, तो एसिड ऐड होगा मिथाइल ऑरेंज में तो रेड हो जाएगा, बेस ऐड होगा तो येलो हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर HCl हमारा एसिड है, तो पहला रेड होना चाहिए, दूसरा येलो, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो ये अभी हमने पढ़ा था, एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, बेसिक मीडियम में हो जाएगा येलो। अब इसी में एक और पूछ लिया है, इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 4 से लेके 5 एंड यू वांट टू चेंज टू pH टू 8, मतलब pH को बढ़ाना है आपको, तो pH कब बढ़ता है? जब हम उसमें कोई बेसिक चीजें ऐड करते हैं, क्योंकि बेसिक का pH हमेशा ज्यादा होता है, तो हम क्या ऐड कर देंगे? बेसिक ऐड कर देंगे। अब बेसिक ऐड करने से क्या होगा? उसका रंग रेड से कैसा हो जाएगा? येलो में बदल जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का। तो ये आंसर को आपको ब्रीफली लिखना है एग्जाम में, ठीक है। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दे के आना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा हमेशा। एग्जाम अच्छे से देके ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।